Hey guys, how are you all? My name is Mukta Atheer and in today's video lecture we are going to learn about fronts. Fronts topic करेंगे आज हम तो शुरू करते हैं आज का video lecture. This is a brief introduction of mine. Those who wanted to know about my education qualification, they can have a look. सबसे पहले देखते हैं fronts होता क्या है. तो fronts जो है वो क्या है? देखो यहाँ पे देखिए फ्रंट्स जो है वो एक थ्री डायमेंशनल स्लोपिंग बाउंड्री है, एक 3D बाउंड्री है. ये आपको दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से. ये एक वार्म एयर मास है, दिस इज अ वार्म एयर मास. और ये है कोल्ड एयर मास. ठीक है, ये वार्म एयर मास है और ये कोल्ड एयर मास है. जब ये दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज के एयर मासेस, क्योंकि देखो वार्म एयर मास है तो दिखती सी बात है कि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो कोल्ड एयर मास से बिल्कुल डिफरेंट होगी. इसके अंदर जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर हो गया, उसके अलावा इसमें जो ह्यूमिडिटी है, जो इसकी डेंसिटी है, विंड की जो डायरेक्शन है, सब चीजें अलग होगी कंपेयर टू द कोल्ड जो मतलब एयर मास है उसके कंपैरिजन में. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब इनके कॉन्ट्रास्ट होता है और जब ये दोनों ही एयर मासेस आकर के एक दूसरे से कन्वर्ज करते हैं तो बीच में क्या होता है, एक स्लोपिंग बाउंड्री बनती है. क्योंकि एकदम से तो कन्वर्जेंस होगा नहीं ना, तो एक स्लोपिंग बाउंड्री बनती है. ये थ्री डायमेंशनल स्लोपिंग बाउंड्री जो है इसी को ही बोला जाता है फ्रंट्स. ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं होती है, इट इज इंक्लाइंड. इंक्लाइंड होती है, स्लोपिंग होती है. तो ये एक बाउंड्री में इसको बोला जाता है. ये जो बीच में बना है दिस इज कॉल्ड फ्रंट. यहाँ पे देखो दिखा रखा है कोल्ड और वार्म एयर मास जब आकर कन्वर्ज करते हैं तो इस तरीके से ये स्लोपिंग बाउंड्री बनती है. इसको कहा जाता है फ्रंट. ठीक है, और फ्रंट का एक्सटेंशन कितना होता है, अप टू ट्रोपोपॉज तक. हमने देखा था ना एयर मासेस में, जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एयर मासेस जो है वो ट्रोपोपॉज तक एक्सटेंड करते हैं 8 to 12 किलोमीटर्स तक. इतना मतलब कि उनका एल्टीट्यूड होता है, इतना मतलब उनका एल्टीट्यूडनल एक्सटेंशन होता है. तो फ्रंट्स भी जब उनके बीच में ही बन रहे हैं तो डेफिनेटली सी बात है कि ये भी ट्रोपोपॉज तक एक्सटेंड करते हैं, अप टू ट्रोपोपॉज तक ये एक्सटेंड करते हैं. तो फ्रंट्स के बारे में यहाँ पे देखते हैं. इट्स अ थ्री डायमेंशनल स्लोपिंग बाउंड्री बिटवीन टू एयर मासेस हैविंग ग्रेट कॉन्ट्रास्ट इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, प्रेशर, विंड डायरेक्शन. इसमें दोनों एयर मासेस का बहुत ही डिफरेंस होता है. तो ये जो बाउंड्री बनती है इसे फ्रंट्स कहते हैं. ये एक एक्सटेंसिव ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन द टू कन्वर्जिंग एयर मासेस, दैट इज कॉल्ड फ्रंटल जोन. हमने देखा कि इन दोनों के बीच में हमने देखा ना कि बड़ा सारा जोन बन गया. अब ये जोन काफी बड़ा है, जैसे मतलब 5 to 80 किलोमीटर्स तक ये एक्सटेंड करता है. ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा जोन है. तो 5 to 80 किलोमीटर्स तक ये जोन एक्सटेंड करता है. इसे फ्रंट बोलते हैं, इसे फ्रंटल जोन कहते हैं. ठीक है, फ्रंटल जोन. ये जो टर्म है फ्रंटोजेनेसिस, ये किसने दी थी, ये एक नॉर्वेजियन मीटियोरोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था टॉर बर्जियन. इन्होंने फ्रंटोजेनेसिस की जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस की थी. ये ट्रोपोपॉज तक एक्सटेंड करते हैं, देख लिया हमने. फ्रंटल जोन जो है इनमें इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है. इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, वैसे तो ये एक सेपरेट टॉपिक है पूरा पढ़ने के लायक, कभी पढ़ेंगे इसको भी हम. इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जो है, आप अभी ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड मतलब जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, हाइट अगर बढ़ती है तो टेम्परेचर क्या होता है, इन जनरल टेम्परेचर कम होता है. तो ये तो एक नॉर्मल कंडीशंस है, मतलब कि नॉर्मल कंडीशन है. बट कई बार क्या होता है, हाइट जब बढ़ती है उसके साथ साथ में टेम्परेचर जो है वो कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाता है. यानी कि ये जो पैटर्न है ये इन्वर्स हो जाता है. अब विद एल्टीट्यूड टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होने की बजाय टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया. तो इसे बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, तो इतना अभी यहाँ के लिए काफी है. इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर ये चीज होती है. फ्रंट्स जो है दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सीक्वेंशियल वेदर कंडीशन. इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई एक टाइप ऑफ मतलब एक पर्टिकुलर वेदर ही रहता है. इसमें एक सीक्वेंस होता है वेदर का. जैसे कि स्टेशनरी फ्रंट मतलब कि जब बनेगा तो उस टाइम पे लाइट ड्रिजल्स होंगी, फॉग्स बनेंगे. उसके बाद में जैसे कि अगर कोल्ड फ्रंट बनता है तो वहां पे एकदम से वेदर जो कंडीशन है उसके अंदर चेंज आएगा. मतलब कि थंडर स्टॉर्म्स, लाइटनिंग, इस तरीके का आपको वेदर देखने को मिलेगा. वार्म फ्रंट आता है तो वार्म फ्रंट जो है वहां पे आपको मतलब जो वेदर कंडीशंस है वो यहाँ पे वापस मॉडरेट हो जाती हैं. अब इतनी एक्सट्रीम ना रह के निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स बनते हैं, रेन होती है काफी लंबे समय तक, बट स्टिल देयर इज अ मॉडरेट प्रेसिपिटेशन
काइंड ऑफ अ कंडीशन, फिर उसके अंदर ऑक्लूजन हो जाता है, यहाँ पे मिक्स सॉर्ट ऑफ कंडीशंस रहती हैं, एंड देन द फ्रंट डिसिपिएट। तो इस प्रकार से एक पूरा सीक्वेंस होता है मतलब कि वेदर का, है ना? एक सीक्वेंशियल वेदर कंडीशन होती है। एकदम से ऐसा नहीं है कि एकदम से टर्बुलेंस हुई और एकदम से खत्म हो गया, वो नहीं होता, एक सीक्वेंस है। ठीक है? तो काफी मतलब प्रिडिक्टिव सा वेदर जो है वो कंडीशंस वो रहती हैं। जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अंदर ऐसा नहीं होता है ना। तो टेम्परेट साइक्लोन्स जो है दे अकर ड्यू टू फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंटोजेनेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेम्परेट साइक्लोन्स जो है वो फ्रंटोजेनेसिस की वजह से ही बनते हैं। ठीक है, फ्रंटोजेनेसिस जो है, फ्रंटोजेनेसिस किसे कहते हैं? जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ, फ्रंटो मींस फ्रंट, फ्रंट का ओरिजिन, यानी कि जब दो कंट्रास्टिंग एयर मासेस आकर के मिल रहे हैं, उनका कन्वर्जेंस हो रहा है, तो जो फ्रंट बन रहे हैं उसकी बनने की प्रोसेस को फ्रंटोजेनेसिस कहा जाता है। इसके लिए दो कंडीशंस बहुत जरूरी होती है। पहली कंडीशन क्या है कि भाई टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए, और दूसरी कंडीशंस क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एयर मासेस। टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए, ये जैसे दो एयर मासेस हैं, ठीक है, एक तो इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, एक अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, तभी फ्रंट्स बनेंगे। दूसरी चीज की इनमें टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, एक अगर वार्म एयर मास है तो दूसरा कोल्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर दोनों ही एयर मासेस वार्म हो जाएंगे या दोनों ही कोल्ड हो जाएंगे तब भी फ्रंट नहीं बनेंगे, और अगर इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट ना होकर के सेम हो जाएगी तब भी फ्रंट नहीं बनेगी, क्योंकि तब कोई ऐसा इस तरीके का कोई कन्वर्जेंस नहीं होगा, है ना? जैसे कि हम इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर पे हम देखते हैं ना, ये जैसे इक्वेटर, इक्वेटर पे हम देखते हैं कि ट्रेड विंड्स हो गई, और मतलब जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, ट्रेड विंड्स आकर के कन्वर्ज तो कर रही हैं, बट यहाँ पे टेम्परेचर जो है उसके अंदर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। टेम्परेचर जो है, ये एयर मासेस जो है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मोर और लेस सेम होती है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई फ्रंट्स जो है वो नहीं बनते। ठीक है, तो फ्रंटोलाइसिस क्या होता है? फ्रंटोजेनेसिस हमने देखा कि फ्रंट्स का ओरिजिन, और फ्रंटोलाइसिस होता है यानी कि जब फ्रंट जो है वो डिसिपेट हो जाता है, यानी कि फ्रंट खत्म हो जाता है। अब फ्रंट क्या हो गई? ये ओरिजिन है तो ये डेथ है, ये समझ लो, ठीक है? तो फ्रंट जो है जब वीक होकर के डिसिपिएट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसे फ्रंटोलाइसिस कहा जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्रंटोजेनेसिस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। क्यों होता है? वी नो दैट कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है ना, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स की वजह से हम देखते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, जो कि अपने आप में एक सूडो फोर्स है, जो कि अर्थ के अपने ही एक्सिस पर रोटेट करने की वजह से प्रोड्यूस होता है, उसमें क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो डिफ्लेक्शन होता है वो राइट वर्ड्स होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो लेफ्ट वर्ड्स होगा। तो इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर होती है। फ्रंटोजेनेसिस की कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। दो ही कंडीशन है, टेम्परेचर डिफरेंस है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एयर मासेस। इक्वेटर का हम देख चुके हैं, कोई फ्रंट नहीं फॉर्म होता, क्योंकि यूनिफॉर्म टेम्परेचर कंडीशंस हैं दोनों ही एयर मासेस की। इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन नहीं होगी तो फ्रंट फॉर्म नहीं होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्रिएशन ऑफ फ्रंट्स। अब हम फ्रंट्स देखते हैं बनते कैसे हैं। देखो, जब दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस आकर के कन्वर्ज होते हैं इन डिफॉर्मेटरी सर्कुलेशन, दे स्प्रेड हॉरिजॉन्टली अलोंग द एक्सिस ऑफ डायलेशन। दो एयर मासेस हैं, राइट? जब ये आकर के इस तरीके से, दिस इज द कोल्ड एयर मास एंड दिस इज द वार्म एयर मास। अब ये दोनों एयर मासेस, दिस इज द एक्सिस ऑफ आउटफ्लो। अब ये दोनों एयर मासेस आकर के एक एक्सिस ऑफ डायलेशन या एक्सिस ऑफ, आप इसे आउटफ्लो कह दीजिए, हॉरिजॉन्टली स्प्रेड हो जाते हैं। तो डिफॉर्मेटरी जो सर्कुलेशन है उसकी वजह से ये जो एयर मासेस हैं, ये फ्रंट्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। डिफॉर्मेटरी सर्कुलेशन क्या होता है? देखो, सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो पैटरसन नाम का एक बंदा था, पैटरसन। पैटरसन ने चार टाइप के सर्कुलेशंस जो है, जो एयर सर्कुलेशन है, उसको इसने बताया था। ठीक है, एयर सर्कुलेशन, पैटरसन ने फोर टाइप ऑफ एयर सर्कुलेशंस बताए थे, जिसमें पहला उसने सर्कुलेशन बताया ट्रांसलेटरी सर्कुलेशन। दिस इज ट्रांसलेटरी। ये जो डायग्राम है, ये मैंने सविंदर सिंह सर की क्लाइमेटोलॉजी बुक आती है उसमें से लिया है। आप अगर चाहें तो वहां से थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, और ये डायग्राम वहीं से ही लिया हुआ है। देखो, ए जो है इसमें बता रखा है ट्रांसलेटरी एयर सर्कुलेशन। ट्रांसलेटरी एयर सर्कुलेशन यानी कि हम इसकी बात करें, ट्रांसलेटरी एयर सर्कुलेशन में क्या होता है? एयर जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लो कर रही है,
हॉरिजॉन्टल मैनर में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है, तो एयर की जो डायरेक्शन है, एक तो सेम डायरेक्शन के अंदर ब्लो कर रही है, इसके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस भी एज सच प्रोड्यूस नहीं होता है। तो उस वजह से क्या है कि ट्रांसलेटरी सर्कुलेशन है, इसमें फ्रंट्स नहीं बनेंगे। इसमें क्या होगा? नो फ्रंट, नो फ्रंट, इसमें फ्रंट्स नहीं बनेंगे क्योंकि हमारी जो कंडीशंस है वो पूरी नहीं हो रही है इसके अंदर, है ना। इसके अंदर क्या है, विंड जो है, एयर जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर एज सच ब्लो करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक सेम डायरेक्शन रहती है। टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होता है क्योंकि आइसोथर्म्स जो है वो क्या होती है, पैरेलल होती है, वाइडली स्पेस्ड होती है। तो एज सच इस तरीके के जो एयर सर्कुलेशन होगा, इसके अंदर फ्रंट्स जो हैं वो नहीं बनेंगे। फिर उसके बाद में दूसरा सर्कुलेशन जिसमें आ जाता है ये रोटेटरी सर्कुलेशन। ये बी और सी जो दिख रहा है ना, बी और सी, दिस इज द रोटेटरी सर्कुलेशन। एक साइक्लोनिक और एक एंटी साइक्लोनिक बता रखा है। अब जैसे कि साइक्लोन्स होते हैं, अब साइक्लोन्स में भी अगर हम बात करें, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उसमें हम देखते हैं क्लॉक जो एयर का सर्कुलेशन होता है, साइक्लोनिक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है, इस सर्कुलेशन में भी, रोटेशन में भी क्या होता है कि टेम्परेचर वेरिएशन तो प्रोड्यूस होता है बट इसके अंदर फ्रंट प्रोड्यूस नहीं होते। तो इसके अंदर भी फ्रंट, नो फ्रंट, ठीक है, फ्रंट्स इसके अंदर भी प्रोड्यूस नहीं होते हैं इस टाइप के सर्कुलेशन के अंदर भी। इसके अंदर मतलब जो टेम्परेचर है उसमें तो वेरिएशन होता है बट ये फ्रंट्स नहीं बनते हैं। तीसरा टाइप ऑफ सर्कुलेशन जो है जिसे बोला जाता है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। दिस इज कन्वर्जेंट, आपको दिख रहा है कि सारी तरफ से विंड्स जो हैं वो आकर के एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट मतलब जो सर्कुलेशन है। और ये डाइवर्जेंट की एक पॉइंट से सारी जो विंड्स हैं वो हर डायरेक्शन में डाइवर्ज कर रही हैं, मतलब कि इसमें जो मूवमेंट है विंड का वो आउटवर्ड्स है और इसके अंदर इनवर्ड्स है। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सर्कुलेशन में क्या होता है, इस टाइप के सर्कुलेशन के अंदर जो विंड्स हैं वो एक पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज कर रही हैं। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस तो प्रोड्यूस होता है बट यहाँ पे जो विंड्स है वो आकर के एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही हैं। और जो फ्रंट्स हैं उसके लिए क्या जरूरी होता है कि विंड्स आकर के कन्वर्ज कहाँ करें, अलोंग मतलब एक लाइन के अलोंग आके, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग आके विंड्स अगर कन्वर्ज करें तो ही फ्रंट्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पे विंड्स कैसे कन्वर्ज कर रही है, एक पॉइंट के आकर के जो कन्वर्जेंट सर्कुलेशन है उसके अंदर विंड्स जो है पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज कर रही हैं। क्लियर है, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस तो जरूरी है बट जो विंड्स है वो साइड डायरेक्शन से आ रही है, इट इज इंपॉर्टेंट बट दैट हैज टू बी अलोंग अ लाइन ऑफ, मतलब जो इसका कन्वर्जेंस है वो एक लाइन के अलोंग होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। देन कम टू फोर्थ टाइप ऑफ सर्कुलेशन विच इज डिफॉर्मेशन सर्कुलेशन या डिफॉर्मेटरी सर्कुलेशन। अब इस सर्कुलेशन में आपको दिख रहा है कि विंड्स आकर के कन्वर्ज कर रही हैं, ये एक एक्सिस ऑफ डायलेशन है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक लाइन है, उसके अराउंड आकर के ये जो मतलब जो विंड्स हैं वो आकर के इसके अलोंग आकर के विंड्स आकर के क्या कर रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। इसे एक्सिस ऑफ डायलेशन भी बोला जाता है, एक्सिस ऑफ आउटफ्लो भी बोला जाता है, ठीक है। एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ इनफ्लो। तो इस प्रकार के जो, इस तरीके का जो सर्कुलेशन होता है, इस वाले में भी हमने देखा कि नो फ्रंट्स, इस टाइप में भी फ्रंट्स नहीं बनेंगे बट इस टाइप का जो सर्कुलेशन होता है उसके अंदर फ्रंट्स बनते हैं। ये सबसे मोस्ट आइडियल टाइप ऑफ सर्कुलेशन है फ्रंटोजेनेसिस के लिए, मोस्ट फेवरेबल है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो क्या होता है कि इसका जो क्रिएशन है वो डिपेंड करता है एंगल पे बिटवीन द एक्सिस ऑफ डायलेशन। अब यहाँ पे जो विंड्स हैं वो आकर के कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, हमने देखा इस तरीके से विंड्स आकर कन्वर्ज कर रही हैं और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रेड कर रही है, ठीक है ना। अब जो मतलब एक्सिस ऑफ डायलेशन है, यानी कि हम इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात कर रहे हैं, इसका जो एंगल है वो 45 डिग्री से ज्यादा जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब 45 डिग्री से कम ही होना चाहिए, तभी फ्रंट्स फॉर्म करेंगे। फ्रंट्स जो है दैट डू नॉट फॉर्म व्हेन द एंगल एक्सीड्स 45 डिग्री। अगर ये एंगल 45 डिग्री से ज्यादा होगा तो फ्रंट्स जो है वो फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है। जिस डायरेक्शन में विंड्स आ रही हैं और आकर के ये इस एक्सिस ऑफ डायलेशन के बीच में जो एंगल बन रहा है, क्लियर है। अगर दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस आकर के पैरेलल एक दूसरे पे आकर के इस तरीके से कोई जब दो एयर मासेस आकर के एक दूसरे से कन्वर्ज करते हैं और किसी भी टाइप का उस टाइम पे मतलब कि एज सच
डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है एयर का, तो वहां पे जो फ्रंट बनते हैं उसे स्टेशनरी फ्रंट कहते हैं। अभी स्टेशनरी फ्रंट हम आगे देखेंगे। फ्रंट्स जो है दे आर नॉट लीनियर बट टू कन्वर्जिंग कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस, और ये जोनल होते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रंट्स की हमने बात की, हमने देखा था ना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लाइन हो गई, ऐसा नहीं है, ये एक जोन है कंप्लीट, ठीक है, स्लोपिंग बाउंड्री है। दिस इज जोनल इन कैरेक्टर। इसकी विड्थ हमने देखी थी 5 to 80 किलोमीटर तक होती है। नाउ कम टू टाइप्स ऑफ फ्रंट्स। फ्रंट्स की देखो 4 टाइप्स होते हैं। ये फ्रंट्स के सिंबल्स बता रखे हैं। जो कोल्ड फ्रंट है उसको इस तरीके से डिपिक्ट किया जाता है, वार्म फ्रंट को ऐसे डिपिक्ट करते हैं, और ये इसके कलर्स जो जो कलर कोड बता रखे हैं इसी तरीके से डिपिक्ट किया जाता है रेड कलर से। स्टेशनरी फ्रंट है उसको इस तरीके से हम डिपिक्ट करते हैं, और ऑक्लूडेड फ्रंट को ऐसे डिपिक्ट करते हैं। देखो स्टेशनरी फ्रंट में अभी हमने देखा कि स्टेशनरी फ्रंट में क्या है, कोल्ड एयर मास और ये वार्म एयर मास, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के नजदीक तो आ गए हैं, कन्वर्ज तो एक दूसरे से हो रहे हैं, बट अभी क्या है, अभी कुछ भी सच मतलब कि मूवमेंट नहीं है, दोनों अपने अपने एरिया में है, कोई भी किसी के एरिया में अभी तक घुसा नहीं है, ठीक है ना। दोनों अपनी अपनी टेरिटरी में ही है अभी तक, तो ये स्टेशनरी फ्रंट है। इस टाइम पे लाइट ड्रिजल्स फॉग्स वगैरह होती हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही ये स्टेशनरी फ्रंट ब्रेक होता है, कोल्ड फ्रंट अब जैसे बनता है, तो कोल्ड फ्रंट में कोल्ड एयर जो है वो एक्टिव है। कोल्ड एयर एक्टिव होती ही ये कोल्ड फ्रंट बन रहा है, ठीक है ना। कोल्ड एयर एक्टिव है, और कोल्ड एयर जो है वो क्या करेगी, फोर्सफुली वार्म एयर को अपलिफ्ट कर देगी, और उससे बन जाएगा कोल्ड फ्रंट। वार्म एयर जो वार्म फ्रंट है उसमें क्या होता है कि इस टाइम में वार्म एयर जो एयर मास है वो एक्टिव होता है, और वो कोल्ड एयर मास के ऊपर मतलब कि अपवर्ड मूवमेंट कर जाता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि चाहे कोल्ड एयर फ्रंट की बात की जा रही है, चाहे वार्म फ्रंट की की जा रही है, इन दोनों ही केसेस में जो अपलिफ्ट होगा वो वार्म एयर मास होगा। वार्म एयर ही अपलिफ्ट होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, जो हल्की चीज होती है वही तो ऊपर उठती है ना। तो वार्म एयर क्या होती है, लाइट होती है, तो उसी का ही अपलिफ्टमेंट होगा। दोनों ही केसेस में वार्म एयर ही अपलिफ्ट होगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई जब दोनों ही केसेस के अंदर वार्म एयर अपलिफ्ट हो रही है, तो फिर हमने डिस्टिंक्शन क्यों रखा कि कोल्ड फ्रंट होता है, या एक को कोल्ड फ्रंट एक को वार्म फ्रंट कहते हैं। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि वार्म फ्रंट में वार्म एयर एक्टिव होती है, और कोल्ड फ्रंट के अंदर कोल्ड एयर एक्टिव होती है। देखो इसको आप ऐसे समझो कि एक बाइक है, ठीक है, एक बाइक है सपोज। बहुत ही ल्यूसिड सा एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। ये एग्जाम्पल शायद यहाँ पे अच्छी तरीके से फिट इन भी ना हो, बट आपको समझ में आने के लिए ये बहुत सही एग्जाम्पल है, तो इसलिए मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, तो ये कोट मत करना। देखो सपोज ये एक बाइक है, ठीक है, और एक ये बड़ा सारा ट्रक है। अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, एक्सीडेंट होता है, ठीक है। अब इन दोनों में अगर भिड़ंत होगी, तो आपको पता है कि दोनों ही केसेस में कौन ऊपर जाएगा, बाइक वाला ऊपर जाएगा, बाइक ऊपर जाएगी, उछलेगी, है ना। बट यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अब हमें ये देखना है कि क्या ये बाइक जो है ये तेज स्पीड से आकर के ये ट्रक खड़ा था, और या बहुत ही स्लो स्पीड पे था, बाइक की स्पीड बहुत तेज थी और ये आकर के इसमें भिड़ गया, तब भी ये ऊपर उछलेगा। और अगर ट्रक की स्पीड बहुत ज्यादा है और बाइक की स्पीड बहुत कम है, और ट्रक तेजी से आकर के इस बाइक को उड़ा देता है, तब भी बाइक ही ऊपर उछलेगी। बट इन दोनों कंडीशन के अंदर स्लोप जो है वो डिफरेंट बनेगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो वार्म एयर मास है, जब वार्म एयर एक्टिव होती है, तब जब ये अपलिफ्ट करती है कोल्ड एयर मास पे, तो ये जेंटली अपलिफ्ट करती है, तो जेंटल स्लोप बनता है। और यहाँ पे क्या है, कोल्ड एयर मास में हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो, जब ये देखो इसको रब कर देती हूँ, आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा। कोल्ड एयर मास में क्या होता है कि जब कोल्ड एयर एक्टिव होती है, तो फोर्सफुली वार्म एयर को अपलिफ्ट करती है, तो जो जिस प्रकार का जो स्लोप बनता है, ये स्टीप स्लोप बनता है, ये डिफरेंस, ठीक है। तो कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट। अब क्या होता है कि ऑक्लूडेड फ्रंट होता है, उसमें वार्म एयर मास जो है वो कंप्लीटली अपलिफ्ट कर दिया जाता है। अब ग्राउंड पे केवल कोल्ड एयर रह गई है, कोल्ड एयर मास रह गया, वार्म एयर कंप्लीटली ग्राउंड सरफेस से अपलिफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे ऑक्लूजन हो जाता है फ्रंट का, ठीक है। फ्रंटोलाइसिस ये अपने जो ऑक्लूजन है वो हो जाता है फ्रंट का। तो ये है टाइप्स ऑफ फ्रंट्स। एक एक करके एक बार देख लेते हैं। स्टेशनरी फ्रंट हमने देखा
अब आपको अच्छी तरीके से क्लैरिटी है ना, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम फटाफट से देख लेंगे। स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है? जब देखो ये कोल्ड एयर है, ठीक है, यहाँ पे दिख रही है कोल्ड एयर और ये वार्म एयर। अब ये है आपका एक्सिस ऑफ आउटफ्लो, जहां पे क्या बना है, ये आपका स्टेशनरी फ्रंट बना है। अब यहाँ पे आकर के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करने लग गई। कोई भी एक दूसरे की टेरिटरी में अभी तक इन्वेड नहीं किया है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं। कोई एयर का भी असेंट नहीं हुआ, अभी वार्म एयर ऊपर अपलिफ्ट नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। अभी केवल क्या है, ये कंडीशन कुछ दिनों तक चलती है, ठीक है, कुछ दिनों तक ये कंडीशन रहेगी। जो मौसम है, जो वेदर है, वो अच्छा सा सुहावना सा रहेगा, उसके अंदर ड्रिजल्स होंगी, मतलब कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है, उस तरीके की लाइट रेन्स होंगी। और जो अपने फॉग है वो बनेंगे, जो स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं, लो स्ट्रेटस क्लाउड्स वो बनते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का फ्रंट होता है। फिर कुछ दिनों बाद में क्या होगा कि ये जो कोल्ड एयर है वो वार्म एयर को जो वार्म एयर मास की टेरिटरी उसको इंक्लूड करेगी, ये फ्रंट ब्रेक होगा, ठीक है, ये फ्रंट ब्रेक होगा और बनता है फिर कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट जो है ये एक स्लोपिंग फ्रंटल बाउंड्री है। देखो कोल्ड फ्रंट को हम यहाँ से समझ लेते हैं, या अभी हमने ऐसे ही देखा ना। अब कोल्ड एयर एक्टिव है, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ना किस तरीके का स्लोप बना है, स्टीप स्लोप बना है। इनफैक्ट कोल्ड जो फ्रंट है, ये है कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट, कोल्ड फ्रंट जो है उसमें क्या होता है, वेदर बहुत ही मतलब एक ये बैड वेदर से एसोसिएटेड होता है। इसके अंदर थंडर स्टॉर्म बनते हैं, इसमें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगी, क्योंकि एकदम से जो वार्म एयर है वो अपलिफ्ट होगी फोर्सफुली, तो जो क्लाउड्स बनते हैं वो यहाँ पे लिख रखा है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। बैड वेदर से एसोसिएटेड होती है, यानी कि क्लाउड्स जो है मतलब कि उसमें हैवी डाउनपोर होगी, थंडर स्टॉर्म होगी, लाइटनिंग होगी, कई बार स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म, इस तरीके की चीजें मतलब कि होती हैं यहाँ पर। कोल्ड फ्रंट जब क्रिएट होता है तो कोल्ड फ्रंट के क्रिएशन पे एकदम से वेदर जो है वो चेंज होता है। मतलब आप देखोगे कि 1 घंटे के अंदर अंदर 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है में ड्रॉप हो गया, मतलब कि एकदम से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 घंटे के अंदर अंदर कम हो गया। तो आप समझ सकते हो कि तो इसका मतलब है कि वो कोल्ड फ्रंट अब यहाँ पे मतलब कि बन गया है, कोल्ड फ्रंट का अराइवल हो गया है, ठीक है ना। तो एकदम से वेदर के अंदर शार्प चेंजेस होते हैं, टेम्परेचर एकदम से सडनली ड्रॉप हो जाता है। तो कोल्ड फ्रंट के बारे में वही लिख रखा है, स्लोपिंग फ्रंटल बाउंड्री है जिसमें कोल्ड एयर क्या है, एक्टिव और अग्रेसिव है। ये बस आपको ध्यान रखना है कि कोल्ड फ्रंट में कोल्ड एयर एक्टिव और अग्रेसिव है, और वो इन्वेड करती है किसको, वार्म एयर की टेरिटरी को। डेंसर एयर जो है वो ग्राउंड सरफेस पे ही रह जाती है, क्योंकि कोल्ड एयर जो है, कोल्ड एयर डेंस होती है तो वो नीचे ग्राउंड पे ही रह जाएगी और वार्म एयर को फोर्सफुली अपलिफ्ट करेगी। अब क्या होगा कि ग्राउंड सरफेस पे रहने की वजह से ये जो कोल्ड एयर, डेंस एयर ग्राउंड सरफेस पे है, तो एयर मोशन रिटार्ड हो जाता है ग्राउंड सरफेस पर, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से। जबकि जो ऊपर वाली एयर है, जो ऊपर एयर मतलब की जाएगी, वो एकदम से हाई वेलोसिटी के साथ में ऊपर मूव करेगी, तो इस वजह से कोल्ड फ्रंट्स जो हैं वो स्टीपर होते हैं देन द वार्म फ्रंट। अभी रीजन भी बता रखा है कि क्यों कोल्ड फ्रंट स्टीपर होते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड सरफेस है वहां पे एयर मोशन रिटार्ड हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से, और जो फ्री एयर है ऊपर वो हाई वेलोसिटी से एकदम से जा रही है, तो स्टीपर होता है। इसके फ्रंट का आप ये ध्यान रख लीजिएगा, देख लेना कि जो स्लोप है वो क्या होता है, किसी एग्जाम में ये पूछा हुआ भी है। जो स्लोप होता है कोल्ड फ्रंट का वो स्टीप होता है, वेरी करता है 1:50 टू 1:100 तक, ठीक है। नाउ कम टू वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट जो है इसके अंदर क्या होता है, वार्म एयर जो है वो क्या है, वार्म एयर एक्टिव है, तो वो ग्रेजुअली दिख रहा है कैसे, ग्रेजुअली एकदम से मूव कर रही है, तो बहुत ही ग्रेजुअल स्लोप बनता है इसके अंदर, स्टीप स्लोप नहीं बनता। और जो क्लाउड्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे, वो बनेंगे निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स। निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स जो होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है भाई निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स की। निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स जो होते हैं, ये इस तरीके के क्लाउड्स जो होते हैं, ये एक हैवी रेनफॉल तो देते हैं, बट ओवर अ लार्ज एरिया, इनका जो हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन है वो बहुत ज्यादा होता है इस तरीके के क्लाउड्स का। और निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स जो होते हैं, दे आर नॉट एसोसिएटेड विद द थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग, मतलब थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग नहीं होती है इनके अंदर। काफी
एक बड़े एरिया पे इसका हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ज्यादा होता है, इस वजह से काफी बड़े एरिया पे मॉडरेट जो रेनफॉल है वो यहाँ पे होती रहती है, लंबे समय तक रेनफॉल यहाँ पे चलती है। और ये ऊपर के फिर क्लाउड्स बता रखे हैं, क्योंकि निम्बस स्ट्राटा तो बिल्कुल लो लेयर ऑफ क्लाउड्स है ट्रोपोस्फेयर के अंदर। देन मिडिल लेयर में फिर एल्ट्रोस्ट्रेटस बनते हैं, और फिर हायर लेयर में सिरोस्ट्रेटस और cirrus क्लाउड्स बनते हैं। जबकि अगर हम कोल्ड फ्रंट की बात करें तो उसमें लोअर लेयर में तो क्यूमुलोनिम्बस बनते हैं, और उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो एल्टो क्यूमुलस बनेंगे, और फिर उसके ऊपर आपको सिरोस्ट्रेटस और सिरो क्यूमुलस और फिर सिरस क्लाउड्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात है। वार्म फ्रंट, हमने देखा कि वार्म फ्रंट जो है उसके अंदर वार्म एंड लाइट एयर जो है दैट बिकम्स एक्टिव। ये इंपॉर्टेंट है, वार्म एंड लाइट एयर जो है वो एक्टिव और एग्रेसिव है। और ये क्या करेगी, ये राइजेस स्लोली ओवर द कोल्ड एंड डेंस एयर, ये स्लोली राइज करेगी। कोल्ड फ्रंट में बिल्कुल सडन राइज था, ठीक है ना। इसका स्लोप एवरेज स्लोप होता है, अगेन दिस स्लोप इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1:100 to 1:400, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्लोप जो है मिडिल एल्टीट्यूड में एक एवरेज स्लोप होता है इसका। ग्रेजुअल राइजिंग जो वार्म एयर है अलोंग द जेंटली स्लोपिंग वार्म फ्रंट इज कूल्ड एडियाबैटिकली। अब क्योंकि एयर जो है वो वार्म एयर है, ऊपर जाएगी तो एडियाबैटिकली कूल होगी, सैचुरेट होगी, और कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन होगा। तो रिलेटिवली लार्ज एरिया पर कई घंटों तक ये जो प्रेसिपिटेशन है, ये जो रेनफॉल है वो होगी। ठीक है, जब वार्म एयर एक्टिव होती है और वो कोल्ड एयर के ऊपर राइज करती है, तो जो फ्रंट बनता है उसे एना फ्रंट भी कहा जाता है। देखो जब आपने विंड्स वगैरह पढ़ी होंगी, तब उस टाइम पे हम देखते हैं ना कि जैसे जब ये अपने माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज देखते हैं तो हम देखते हैं कि एना और एनाबैटिक और कैटाबैटिक है ना। तो कैटाबैटिक विंड कौन सी होती है, विच इज अ डाउन स्लोपिंग विंड, और एनाबैटिक कौन सी होती है, विच इज अप स्लोपिंग विंड्स, है ना। एक वैली विंड्स होती है, एक वैली ब्रीज होती है, एक माउंटेन ब्रीज होती है। तो एना फ्रंट की बात है कि जो वार्म एयर एक्टिव है वो राइज कर रही है, तो वो एना फ्रंट, क्योंकि इट इज राइजिंग ओवर इट, ठीक है ना, तो वो एना फ्रंट होगा। जबकि कैटा फ्रंट कब फॉर्म होगा, जब वार्म एयर सिंक करेगी। तो डिफरेंस होता है टेम्परेचर के अंदर बिटवीन द टू कन्वर्जिंग वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस। तो ये हुआ वार्म फ्रंट। नाउ कम टू ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट में हमने देखा था ना, यहाँ पे देखो ये वार्म एयर जो है ये कंप्लीटली अपलिफ्ट हो गई है। नीचे क्या बच गई, कोल्ड एयर, कूल एयर, मतलब नीचे पूरा यहाँ पे अभी अक्लूजन हो गया है, ठीक है, क्योंकि वार्म फ्रंट जो है वो कंप्लीटली अपलिफ्ट हो चुका है। वार्म एयर जो है वो ग्राउंड सरफेस से गायब हो गई है, वो अब ऊपर आ गई है। तो ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या होता है, व्हेन द कोल्ड फ्रंट ओवरटेक्स द वार्म फ्रंट, जब ये कोल्ड फ्रंट जो है, जब ये वार्म फ्रंट को ओवरटेक कर ले और वार्म एयर कंप्लीटली डिस्प्लेस हो जाए ग्राउंड सरफेस से, तो उसे कहा जाता है ऑक्लूडेड फ्रंट। यहाँ पे इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि ये कोल्ड फ्रंट है, ये वार्म फ्रंट है, और ये देखो ऑक्लूजन बता दिया है यहाँ पर। Overtaking of warm front by the cold front and the dominance of cold air and disappearance of warm air from the ground surface। वही बात कही हुई है कि कोल्ड एयर की डोमिनेंस है ग्राउंड सरफेस पर, और मतलब वार्म एयर है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो चुकी है यहाँ से। अब ऑक्लूडेड फ्रंट में भी क्या होता है, यहाँ पे जो वेदर होता है मिक्स्ड वेदर होता है। मिक्स्ड वेदर इन द सेंस कि वार्म फ्रंट का भी वेदर होगा यहाँ पे, कोल्ड फ्रंट का भी वेदर होगा यहाँ पे, मतलब मिक्स सी सिचुएशन होती है। इसमें भी दो टाइप के होते हैं। इसमें होता है कोल्ड फ्रंट ऑक्लूजन। ऑक्लूजन भी वार्म फ्रंट ऑक्लूजन होता है, कोल्ड फ्रंट ऑक्लूजन होता है। वार्म फ्रंट ऑक्लूजन क्या है, सॉरी पहले कोल्ड फ्रंट देखते हैं। कोल्ड फ्रंट ऑक्लूजन क्या है कि जब ये जैसे ये वार्म फ्रंट है, ठीक है, ये कोल्ड फ्रंट है, ये वार्म है, ये कोल्ड फ्रंट है। जब वेरी कोल्ड एयर इज बिहाइंड द वार्म फ्रंट, और उतनी ज्यादा कोल्ड एयर वार्म फ्रंट के आगे नहीं होती, मतलब ये वार्म फ्रंट है, वार्म फ्रंट के आगे तो बहुत ज्यादा ठंडी एयर नहीं है, जबकि इसके पीछे वेरी कोल्ड एयर है, बहुत ठंडी एयर है। तो इससे क्या होता है, जो फ्रंट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोल्ड फ्रंट ऑक्लूजन। यहाँ पे दिखा रखा है ना इस तरीके से, वेरी कोल्ड एयर इज बिहाइंड। आप इसमें देख लो, यहाँ से पता चल जाएगा, वेरी कोल्ड एयर इज बिहाइंड, और कोल्ड एयर जो कि उतनी ज्यादा ठंडी नहीं है इससे, वो अहेड है ऑफ द वार्म फ्रंट। वेरी कोल्ड एयर बिहाइंड द कोल्ड फ्रंट एंड नॉट सो कोल्ड एयर इज अहेड ऑफ द वार्म फ्रंट। तो इसे कहा जाता है कोल्ड फ्रंट ऑक्लूजन। कोल्ड फ्रंट ओवरटेक कर लेता है वार्म फ्रंट को। जबकि
वार्म फ्रंट में क्या होता है? वार्म फ्रंट में जो वार्म फ्रंट ऑक्लूजन है उसके अंदर जस्ट इसका उल्टा हो जाता है कि अब यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे वार्म फ्रंट के आगे ज्यादा ठंडी एयर है और उसके पीछे उतनी ज्यादा ठंडी एयर नहीं है। जबकि कोल्ड फ्रंट में क्या था, उसके अंदर यहाँ पे वेरी कूल थी और यहाँ पे कोल्ड थी। और अब वार्म फ्रंट में क्या हुआ है कि वार्म फ्रंट के आगे ठंडी एयर ज्यादा है और पीछे उतनी ज्यादा नहीं है। तो वेरी cold air ahead of it and not so cold air behind of the warm front, causing the cold front to rise over the warm front। ठीक है ना? तो इस वजह से ये जो ऑक्लूजन है ये होता है। So with this we come to the end of this lecture. I hope you have learned something from this. अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपके फ्रेंड्स दे रहे हैं या फिर इन जनरल अगर उन्हें किसी अपनी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर उन्हें जरूरत है इस टॉपिक को, अगर वो पढ़ रहे हैं तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं। अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ सबकी पीडीएफ जो है वो नेक्स्ट डे इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाती है। ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है मुक्ता_धीर, और एक ये फेसबुक पेज है। आप इन दोनों पे चाहे तो मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय।